हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी बात। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और टॉपिक के बारे में। तो हमारा आधुनिक इतिहास का सेशन चल रहा था, जिसमें आज का अपना टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, जिसमें आपका जैसे टीचिंग का कोई एग्ज़ाम है या फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इसी तरीके से एसएससी के जितने भी से एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो बेहतर तरीके से, अगर आप इसको बेसिक से टॉपिक से पूरे को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। आखिरकार ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था में, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, चीज़ों को मैप से समझेंगे। कंप्लीट थ्योरी हम करने वाले हैं। जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस को हमने प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाकर करेंगे और नोट्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। आखिरकार क्या है भू राजस्व व्यवस्था, इस भू राजस्व व्यवस्था को समझते हैं। 1757 का प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया गया था। आपने पढ़ा होगा कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों का भारत पर लगभग प्रभुत्व हो चुका था। बहुत से प्रांतों पर, बहुत से क्षेत्रों में अंग्रेज अब बाजी मार चुके थे। चूँकि अंग्रेज में अब गवर्नर जनरल की स्टार्टिंग भी एक तरीके से चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सर्वप्रथम 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूलना शुरू किया गया था। तो जब 1757 का प्लासी का बैटल चल रहा था, उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें जो व्यवस्था थी द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन था, दोहरी शासन प्रणाली की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी कार्य था वो किसके द्वारा, अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया था। बाकी जितना भी बचा हुआ कार्य था वो किसमें, अब जो बंगाल में नवाब बनता है, जैसे सिराजुद्दौला को उठा देते हैं तो मीर कासिम, मीर जाफ़र, इनको बनाया जाता है, तो इनके पास शासन व्यवस्था थी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा भाग था वो किसके पास था, अंग्रेज़ों के पास था। तो अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोहरी शासन प्रणाली को, द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये भी प्रश्न पूछता है। और इन्होंने अब भू राजस्व जो व्यवस्था थी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, पैसे की लूट खसोट करना और फूट डालो राज करो की रीति वो अपनाते थे। उनको सिर्फ व्यापार से मतलब था, टैक्स से मतलब था, चाहे भाड़ में जाए भारतीय लोग, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसके प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 1777 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। मतलब पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें 5 वर्ष के लिए कर का निर्धारण किया गया और ये 1977 में ये व्यवस्था भी समाप्त हो गई। 1977 में जब यह व्यवस्था समाप्त हुई तो उसकी जगह पर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था और 1789 से 1790 तक यह चलती रही। यानी कि पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1977 में और उसके जगह पर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया गया। और ये व्यवस्था कब तक चली, तो लगभग 12-13 साल तक 1789 से 1790 तक ये व्यवस्था चलती रही। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की, ये किस किस प्रकार की होती है। तो भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। अब कौन कौन से टैक्स होते, इन टैक्सों को समझ लेते हैं एक एक करके। तो जो टैक्स होते थे, उन टैक्सों में सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की।
दूसरी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त या स्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले समझते हैं स्थायी बंदोबस्त की, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ये व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों पर पड़ना लाजमी था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई। इसमें क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भाई टैक्स जो वसूल करेंगे वो अब जमींदार करेंगे, यानी कि टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई, जमींदारों को दी गई। ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि जमींदार सामान्य जनता पर अत्याचार बहुत ज़्यादा किया करते थे। टैक्स के बहाने वो टैक्स से अधिक भी टैक्स ले लिया करते थे। चूँकि अंग्रेज़ों को सिर्फ टैक्स से मतलब था, जबकि पुलिस बल तो उनको अंग्रेज़ों की तरफ से मिल ही जाता था, जिसमें जमींदार इसका स्थायी बंदोबस्त का दोहन भी करने लगे और इन जमींदारों का भी अंग्रेज़ों के साथ साथ अत्याचार बढ़ने लगा। यह टैक्स किस प्रकार लिया जाता था, तो जो समस्त भूमि होती थी उस समस्त भूमि के 19% भाग पर टैक्स लिया जाता था, यानी कि जो भी वो कमाते थे उसका 19% कौन ले जाता था, जमींदार ले जाता था, और जमींदार उसको अंग्रेज़ों को दे देता था। ये थी स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया। दूसरी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यह थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा शुरू की गई 1820 में। इसका प्रभाव मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों पर पड़ा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की हो गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, क्योंकि ब्रिटिश को यानी कि अंग्रेज़ों को पता चल गया कि जमींदार जो टैक्स बताया गया है उससे भी अधिक कर ले रहे हैं, दूसरा ये अत्याचार भी कर रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ों के प्रति सामान्य जनता की छवि बिगड़ रही थी। इसको देखते हुए रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया 1820 में, जिसका प्रभाव मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार ने जो राजस्व था इसकी जिम्मेदारी अब सीधा किसान को दे दी, यानी कि किसान सीधा अंग्रेज़ों को ही अब टैक्स देंगे। इसमें समस्त भूमि का 51% टैक्स वसूलने की बात कही गई। इसमें टैक्स के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे किसान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तीसरी थी महालवाड़ी बंदोबस्त। इसको हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में शुरू किया गया। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों पर पड़ा। भूमि पर गांव का अधिकार होने लगा और समस्त भूमि पर 30% का टैक्स देना होगा, यानी कि भूमि पर अब किसका अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा, और जो भी टैक्स दिया जाएगा वो समस्त गांव के द्वारा भूमि का 30% टैक्स दिया जाएगा। तो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था बताई गई, उनको समझते हैं। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरी थी महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में समस्त भूमि का 19%, जिसमें टैक्स कलेक्शन का जो जिम्मेदारी थी वो जमींदारों के पास थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में समस्त भूमि का 51%, जिसमें टैक्स कलेक्शन अंग्रेज सीधा करेंगे किसानों से। तीसरी थी महालवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें समस्त भूमि का 30% और भूमि पर अब गांव का अधिकार होगा। तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था। अब इसमें ही कुछ पॉइंट्स को और समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्थायी बंदोबस्त, इसमें 10/11वां हिस्सा अंग्रेज़ों को, 1/11वां हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। यानी कि अगर किसी खेत में 100 कट्टे हुए हैं तो 10/11वां हिस्सा किसको, अंग्रेज़ों को, और 1/11वां हिस्सा जमींदार को, यानी कि 10 बोरी अंग्रेज और 1 बोरी कौन ले लेगा, जमींदार ले लेगा। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि इसमें कर की दर 33% से 50% तक यहाँ पर टैक्स को रखा गया। महालवाड़ी बंदोबस्त पहले उपज का 66% और बाद में कम करके 50%।
भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त को, जिसको हम नाम देते हैं किसका, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है, इस परमानेंट सेटलमेंट को भी समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को शुरू किया गया। 1790 में अस्थायी तौर पर इसे लाया गया, मगर 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया, यानी कि लगभग 3 साल बाद ही इसको स्थायी कर दिया गया। इसी को जमींदार व्यवस्था या स्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को जमींदारी, क्योंकि टैक्स वसूलने का कार्य जमींदारों के पास था। इसी को हम स्तमरारी, क्या, स्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र, बनारस और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों पर इसे लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूमि पर इसे लागू किया गया। यह तय किया गया था कि एकत्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखना था। जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। इसमें क्या किया गया? किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। कर न देने पर वह किसानों से बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था से एक निश्चित आय प्राप्त होती रही। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने कंपनी का भी समर्थन किया। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो इसका प्रभाव यहाँ पर मद्रास और यहाँ मुंबई और यहाँ पर असम के क्षेत्रों पर देखने को मिला। रैयतवाड़ी का अर्थ होता है किसान। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कर सीधा किसानों से वसूला जाता था। इसमें किसान भूमि के मालिक माने जाते थे। इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड और एवं थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय वृद्धि करना था तथा किसानों के हितों में वृद्धि करना था। इस व्यवस्था को मुंबई, मद्रास और असम के क्षेत्रों में लागू किया गया और 51% भूभाग पर इसको ये व्यवस्था लागू हुई। सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रॉड और मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को दक्षिण भारत के बारामहल जिले में लागू किया गया। यह था दक्षिण भारत, इसके बारामहल में लागू किया गया और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई प्रांत में लागू हो गई और आगे चलकर असम के क्षेत्रों में भी यह लागू हो गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की तरह स्थायी नहीं थी, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य को 33% से लेकर 50% भाग तक निर्धारित किया। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार उपज का आधे से अधिक कर वसूलते थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य कर्मचारी करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली, जिन्हें हम जमींदार भी कह सकते हैं। किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला। इस व्यवस्था में कर की दरें अत्यधिक थीं, जिस कारण किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था में ने साहूकारों को पैदा किया, जो किसानों को ब्याज देकर उनका शोषण करते थे। तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें भूमि बेचने को गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था में की अवधारणा सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में दी, पर इसे 1822 में यह व्यवस्था कानूनी रूप से शुरू की गई। यह व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत के क्षेत्रों में लागू हुई और 30% भूभाग पर लागू हुई। भूमि कर का
भूमि कर कुल उपज का 66% तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे कम करके 50% कर दिया गया। महालवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर कर लगता था। इसमें भू राजस्व की दरें अधिक थीं। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसी स्थिति में आ गए और उन्होंने भी किसानों का शोषण शुरू कर दिया। इस व्यवस्था ने भी साहूकारों और सूदखोरों को बढ़ावा दिया। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था। ये ब्रिटिश कालीन भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।